रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स तो आएंगे ही जरूर, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो आ सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट का सिंपल मतलब होता है कि सही कैंडिडेट को ढूंढना और उसको अट्रैक्ट करना कि वो अपनी कंपनी में अप्लाई करे। ठीक है, रिक्रूटमेंट का सिंपल मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज है, जो कंपनी में जो पर्टिकुलर वैकेंसीज हैं उसको फिल करने के लिए हम एम्प्लॉयज को जो ढूंढ रहे हैं, तो अच्छी तरीके से एडवर्टाइज करेंगे लिंक्डइन पे, naukri.com पे कि ये जॉब है, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर एम्प्लॉय जो है इन्फ्लुएंस होके अप्लाई करेगा कंपनी में, तो उसी को जो है उसी को जो है रिक्रूटमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो, रिक्रूटमेंट मीन सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर करंट और फ्यूचर जॉब वैकेंसीज इन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मीनिंग है ना फर्स्ट लाइन, कोई भी टॉपिक के, तो इनसे ना ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो इसलिए इस पर ध्यान जरूर देना। फिर डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू एडविन डी फिलिपो, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड encouraging them टू अप्लाई फॉर जॉब। वैसे ही दूसरा डेफिनेशन दिया है। अगर आपको ये डेफिनेशन याद हो जाता है, इनमें से कोई सा भी एक डेफिनेशन और इतना मीनिंग, और एग्जाम में रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करना है, उसको सबसे पहले जो है ये मीनिंग लिखकर उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर मेन आंसर स्टार्ट करना है। तो एटलीस्ट क्या है, इसका आपको मार्क्स मिल जाएगा, भले ही आता ना हो और इसका जो है आपने कम लिखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फिर ये बताओ, नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट तो पढ़ लिया क्या होता है, अब इसके सोर्सेस क्या है वो देख लेते हैं। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, कंपनी के अंदर ही अंदर जो है कंपनी वैकेंसी फिल कर देती है। सपोज अगर एक जो रिक्वायरमेंट है इसकी, तो नीचे वाला जो इम्प्लॉय था उसको प्रमोशन लेके इस पर बिठा बिठा सकती है। ठीक है, तो उसी को जो है इंटरनल सोर्सेज बोल सकते हैं। तो कितने टाइप के इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं, देखो, प्रमोशन, नीचे वाले इम्प्लॉयज को ही इसी वैकेंसी फिल करने के लिए डाल दिया। फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय, है ना, रिटायर्ड एम्प्लॉयज को वापस से उनको दूसरी टास्क में डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है, रिटायरमेंट के बदले उनका रिटायरमेंट रोक दिया। फिर पुराने एम्प्लॉयज को अप्रोच किया कि जो छोड़ गए थे उनको, कि अभी सैलरी आपकी इंक्रीज कर रहे हैं। सब पर्सनल रिलेशन बन जाता है ना, मैनेजर टू मैनेजर, तो ऐसा हो सकता है। ट्रांसफर कर दिया, इस डिपार्टमेंट में अगर एक बंदे की रिक्वायरमेंट है तो इस डिपार्टमेंट से उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो है इंटरनल ही सारी वैकेंसी फिल हो जाएगी। तो इसमें ही इसको ही इंटरनल रिसोर्स बोलेंगे ऑफ रिक्रूटमेंट। के एडवांटेज है कि सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा, कॉस्ट बचेगा, और एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ जाएगी। एक ही एम्प्लॉय को अगर प्रमोटर के ऊपर दे दिया, तो फिर वो उसकी जो है लॉयल्टी बढ़ सकती है। ठीक है, लिमिटेशन में ये है कि न्यू टैलेंट में नॉट बी एंट्री कम, यहाँ लिमिटेशन है ये कि नया जो टैलेंट है, नया जो बंदा है, स्किल्स अगर उसके पास है बाहर वालों के पास, तो उनको चांस नहीं मिल रहा है इसमें आने का। ठीक है, फिर आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि कंपनी नए कैंडिडेट बाहर, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर से ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो उसके कुछ टाइप हैं, प्रेस एडवर्टाइजमेंट, कैंपस इंटरव्यू, प्लेसमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वॉक इन इंटरव्यू, ई रिक्रूटमेंट, कॉम्पिटिटर्स। मतलब प्रेस एडवर्टाइजमेंट, जो न्यूज़ में एडवर्टाइज दे दिया कि इसमें ये इतनी वैकेंसी, आपने देखा होगा। कैंपस इंटरव्यू, कॉलेज वगैरह में जा करके जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनको लिया। प्लेसमेंट एजेंसी, जो एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसीज होती हैं, उनको जरा हायर कर लिया। और फिर ई रिक्रूटमेंट, जैसे naukri.com, यहाँ पर लिंक्डइन वगैरह से कंपनी ने कोशिश की। वॉक इन ड्राइव चालू कर दिया कंपनी ने, बड़ी बड़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। फिर इसके कुछ एडवांटेज है, ब्रिंग न्यू आइडियाज टू कंपनी, मोर कैंडिडेट्स आर अवेलेबल। हाँ, जब कंपनी अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में जाएगी, तो देखा होगा आपने कि एक पोस्ट के लिए 100 100 200 जो है एप्लीकेशन आते हैं, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स मिलेंगे, वैरायटी मिलेगी, तो उनमें से जो है वो कंपनी बेस्ट सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, और रिक्रूटमेंट का कॉस्ट हाई होता है, तो पता ही है कि पूरा एचआर डिपार्टमेंट का अच्छा खासा कॉस्ट होता है। फिर उस नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें की लिमिटेशन है। अभी एक और टर्म आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि रिक्रूट कर लिया आपने, एम्प्लॉय को डाला वगैरह वगैरह, जो ये प्रो समझो आपने ये जो है वॉक इन ड्राइव स्टार्ट किया। वॉक इन ड्राइव में अभी आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज आए, 100, तो अभी इन 100 में से सिलेक्ट करना किसको करना चाहिए, तो उसी को जो है सिलेक्शन प्रोसेस, उसी को जो है सिलेक्शन बोलेंगे। तो सिलेक्शन का मतलब होता है सही कैंडिडेट को चूज करना, और सिलेक्शन प्रोसेस में ना कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है इनवाइटिंग एप्लीकेशन। जो लिंक्डइन वगैरह या naukri.com, यहाँ पर, या फिर वॉक इन वगैरह, जो भी वे है, उसके थ्रू एम्प्लॉय को इनवाइट करना है कि कंपनी जो है ये वैकेंसी
खाली है, आप अपना रेज्यूम भेज दो यहाँ पर, ये फॉर्म सबमिट कर दो। इस तरीके से इनवाइट करना है एम्प्लॉय को। फिर जो इनवाइट किया है कंपनी को, उसके एप्लीकेशन आएंगे, तो उस एप्लीकेशन में सारी डिटेल रहेंगी, रिज्यूम रहेगा। फिर स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन, मतलब प्रॉपर ही एप्लीकेशन चेक होंगे। जो अनस्टेबल कैंडिडेट उनको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट है कि सेल्स की जॉब की वैकेंसी फिल करना है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अब उन 100 एप्लीकेशन का है, ठीक है, तो 100 एप्लीकेशन में जो है ना, नब 50 एप्लीकेशन ऐसे थे जो सेल्स का, जिनको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, तो इनको पूरा हटा देना। सिर्फ 50 बचे। अब 50 में से ये लोग फिल्टर करेंगे क्या करना है। फिर रिटर्न टेस्ट लेना, अगर कुछ एप्टीट्यूड के टेस्ट की जरूरत है तो एम्प्लॉय का टेस्ट लिया जाएगा। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना, फिर मतलब उसका वो ये पर्सनल जो इंटरव्यू में होता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इंटेलिजेंस स्किल्स वगैरह कैसा है, इंटरव्यू वगैरह लेना। उसका फिर रेफरेंस चेक करना कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, वगैरह वगैरह। जैसे बैंक होती है, तो बैंक में जो है ना एम्प्लॉय का सिविल और बैकग्राउंड बहुत ज्यादा चेक होता है प्रॉपर तरीके से। तो वैसे ही फिर एग्जामिनेशन, कुछ कुछ कंपनियां जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगती हैं, और वो करवाना। एंड देन जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा एम्प्लॉय का, कि आप एक्सेप्ट हो गए हो कंपनी में और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। फिर प्लेसमेंट, अब इस पर्टिकुलर जॉब पे जो है उसको प्लेस कर देना। अभी अभी रिसेंट में ही मेरी बहन का जो है हुआ है। उसमें सबसे पहले तो इंटरव्यूज हुए थे बहुत सारे। देन इंटरव्यूज के बाद है ना उसका बैकग्राउंड चेक हुआ था। फिर सिविल चेक हुआ था। सिविल चेक होने के बाद है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पे दुनिया भर की डिटेल भरी, सारी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, बैकग्राउंड और पिछली जॉब के सारे रेफरेंस नंबर वो सारे भरे। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट लेटर आया है। देन अपॉइंटमेंट लेटर साइन करने के बाद भेजा, तो उसके बाद जो है अभी ज्वाइनिंग डेट आई है। तो इस तरीके से जो है प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो ही चुकी है, तो ई सिलेक्शन प्रोसेस भी अभी आता है। बहुत सारी जो रिमोट जॉब होती है ना, वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए, कंपनी दिल्ली की है, अगर कोई कैंडिडेट ने मुंबई से अप्लाई किया है, तो उसका प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉनिक के जरिए होगा। मतलब उसको फिजिकली इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सारी चीजें तो होंगी, लेकिन इंटरव्यू और ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन होंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, पूरा जो है ऑनलाइन मेथड यूज होता है सिलेक्ट करने के लिए कैंडिडेट को। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन भी होते हैं। सबसे पहले रेज्यूम, असेसमेंट, ऑनलाइन इंटरव्यू, ये सारे जो है ई सिलेक्शन का प्रोसेस है। उसके एडवांटेजेस क्या है, टाइम बचता है, पेपर वर्क रिड्यूस करता है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। यहाँ पर किसी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला, वहां से कंपनी का ईमेल आया कि आपका कल इंटरव्यू है, कल जूम के थ्रू इंटरव्यू हो गया, है ना, मतलब वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू हो गया। कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया, रेडी हो गया, सब एग्जाम दे दिया उसने ऑनलाइन, तो ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसका काम हो गया। तो ये जो है प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। और ऑनलाइन जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे, तो उनको जो है कंपेयर करना भी इजी हो जाता है। और ये ज्यादातर इस जगह पे हेल्प करता है जब बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स हो। मतलब कंपनी को 1000 2000 भर के जो है एम्प्लॉयज की एप्लीकेशन आए हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज अभी के अभी नीचे जाके कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है, लाइक भी नहीं करता है, तो करो अभी अभी जाके। इसके बाद मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा जो एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि वो मैंने पास्ट ईयर के पेपर से एनालाइज करके बनाए हुए हैं, उसके साथ के आंसर्स भी हैं।